नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपीपीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। 5 वीडियो इससे पहले हमारे आ चुके हैं, ठीक है। ये छठा वीडियो है। यहाँ भी हम हमेशा के तरीके से बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, यानी कि दोनों भाषाएं हिंदी और इंग्लिश में 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका अगर आप पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि जीएस वाइज 1, 2, 3, 4 अपनी नोट्स बनाते चलिए। देखिए, पेपर 2 और पेपर 3 जो होता है, जो लोग मेंस को लेकर सीरियस हैं, प्लीज़ आप इन चीज़ों को लेकर के अभी से मेहनत कीजिए। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कुछ करने को होता है। हिंदी है, एस्से है, आपके ऑप्शनल हैं, इन सब पे आपको काम करना रहेगा। तो जीएस को तो कम से कम कुछ स्ट्रांग करके आप छोड़िए, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रोग्राम्स की जानकारी करने के लिए आप इन 2 नंबर्स पे कॉल करिए। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आर्य समाज टू सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारत के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में आर्य समाज का क्या योगदान था। दूसरा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता क्या है। इवेलुएट इट्स इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। न्यायपालिका और कार्यपालिका, यहाँ पे कार्यपालिका होगा, माफ़ी चाहता हूँ, कार्यकारी हो गया। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के जो संबंध हैं उस पर किस तरीके से न्यायिक सक्रियता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बात करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमने बात करी, इससे ज़रूर एक सवाल बन सकता है मेंस में आपके, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ बारी बारी। जैसे हमने क्या क्या बात कर ली अभी, हमने दयानंद सरस्वती के बारे में हमने बात करी, उसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद के बारे में बात की। 2 क्वेश्चन हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ चुके हैं, और दयानंद सरस्वती, इनके जो रामकृष्ण मिशन है और रामकृष्ण परमहंस के बारे में हमने पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लिया, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लिया है। और फिर आज हम पढ़ने वाले आर्य समाज के बारे में, परमहंस जी के बारे में पढ़ लिया है। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ क्या, परमहंस मिशन, परमहंस और रामकृष्ण मठ, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आर्य समाज आज हम देख लेंगे, कुछ दिन में ब्रह्म समाज के बारे में देख लेंगे, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे एक सवाल बनने की चांसेस हैं मेंस में। दूसरा है जीएस पेपर 2 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस पेपर 3। क्या आपको हजार्ड, वल्नरेबिलिटी और डिजास्टर के बीच का जो अंतर है, मतलब खतरा क्या होता है, आपदा क्या है, भेद्यता, इनके बीच का अंतर क्या है वो समझाना है। फिर आपको बताना है, दूसरा पार्ट जो है वो फैक्चुअल है सवाल का, कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आया था 2016 में। इस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की क्या खासियत है, ये आपको बताना है। अच्छा, ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी सवाल लिख रहे हैं, उसका आंसर लिखते समय आप उस क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 में ये बातें कही गई हैं। तो इसलिए ये, जैसे आपको अगर ये पता रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की क्या खासियत रही है, तो आप किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के सवाल में, जो आपदा प्रबंधन का कोई भी तरीके का सवाल आता है, उसमें सॉल्यूशन के रूप में इस प्लान का डिस्कस जरूर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर। भारत का जो राष्ट्रपति है वह तानाशाह नहीं बन सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि सीधे आपसे जानना क्या चाह रहा है कि कैसे प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर कोई तरीके का चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, क्या क्या तरीके की नियंत्रण प्रणाली है प्रेसिडेंट के पावर के ऊपर। तो ये नियंत्रण प्रणाली किस किस तरीके से, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कह दिया है, कुछ पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधनों के थ्रू ला दिया है, ठीक है, और कुछ कन्वेंशंस के थ्रू। मतलब इतने साल जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चला है, तो उसमें कई बार
ये चीज़ें जो देखी गई हैं, तो इन 3 बेसिस पे आपको बताना है कि कैसे आप कह सकते हैं कि वो कभी भी एक तरीके का डिक्टेटर या तानाशाह नहीं बन सकता। क्या चीज़ें हैं जो उसको एक तानाशाह बनने से रोकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्य समाज के बारे में कि आपको आर्य समाज की कंट्रीब्यूशन को बताना है भारत के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में। जो 1800 के टाइम पे आपने देखा होगा आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। तो 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना होगी तो वो कुछ उद्देश्यों के साथ अपने आप को स्थापित करता है। तो वो क्या उद्देश्य थे? तो आर्य समाज वॉज एन इंस्टीट्यूशन फाउंड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑल्सो नोन एज मूल शंकर। दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और इनका जो मूल नाम था, मतलब जो इनका बचपन में नाम था, वह इनके माता पिता ने इनका नाम क्या रखा था? मूल शंकर। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किसका नाम मूल शंकर था, ठीक है। ऐसे सवाल वो लोग पूछ चुके हैं यूपी पीसीएस में। आर्य समाज एम्ड टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन। आपने पढ़ा होगा आर्य समाज के बारे में, नाम आते ही आपके समाज में क्या क्या, आपके दिमाग में क्या क्या आता है? पहले तो आर्य समाज का नाम आएगा, दयानंद सरस्वती जी का नाम आएगा, और क्या नाम आता है आपको? इसी के साथ साथ नाम आएगा शुद्धि मूवमेंट का नाम आ जाता है, शुद्धि। फिर गो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौट चलो, ये सारे नाम आते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि इसका फोकस कहीं ना कहीं हिंदू समाज पे ज़्यादा था। तो हिंदू समाज की जो कुरीतियाँ थीं, हिंदू समाज में जो ऐसी चीज़ें प्रचलन में थीं जो समाज की नैतिक पतन, एक तरीके का नैतिक पतन कर रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। तो और इसको करने के लिए उन्होंने आर्य समाज का गठन किया था, ठीक है। सो आर्य समाज एम्ड टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन बाय इस्टेब्लिशिंग सुप्रीमेसी एंड इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदास। आर्य समाज ने वेदों की सर्वोच्चता और अचूकता को स्थापित किया कि मतलब जो वेद है वो सुप्रीम पावर है, वेद जो है ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। तो उन्होंने बताया कि वेदों के बारे में देखो, वेदों को पढ़ो, वेदों के जो नॉलेज दी गई हैं उससे आप डिसाइड करो कि समाज में आज की डेट में जो भी आप प्रथा आप फॉलो कर रहे हो वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप वेद देख के ये बताओ कि उस समय मूर्ति पूजा थी कि नहीं थी, ठीक है। कुल मिला के ये है कि वो वेदों को एक ज्ञान का एक अचूक स्रोत मानते थे। तो इस प्रकार उन्होंने वहीं से अपनी सारी नॉलेज को गेन किया और वही लोगों को प्रेरित करते थे इसके लिए, ठीक है। ही अपोज्ड रिलीजियस डॉगमेटिज्म, मतलब जो अंध धार्मिकता है, अंधभक्ति है, इसके खिलाफ थे वो। और ये क्यों है अभी हम आगे देखते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि आपको वैदिक ज्ञान की तरफ बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो अंधभक्ति के खिलाफ थे और जो भी तरीके की कुरीतियाँ थी, धार्मिक कुरीतियाँ, उसके खिलाफ थे। आपको पता है कि धार्मिक कुरीतियाँ जो है, जो रिलीजियस इस तरीके के सोशल एविल्स हैं, रिलीजियस एविल्स हैं, वही सोशल एविल्स को प्रमोट करेंगे। तो जो अंधभक्ति है उसकी आड़ में कहीं भी, मतलब मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि उसी की आड़ में जो सामाजिक कुरीतियाँ वो भी चल रही होती हैं। जैसे सती होती थी, तो सती को ये कहा जाता था कि कहीं ना कहीं वो धर्म का धार्मिक काम है, जो नहीं कर रहा वो अधर्मी है। तो रिलीजन्स को जोड़ दिया जाता था उस कार्य से। तो उन्होंने कहा कि वेदों से ज्ञान लीजिए, वेद क्या बोलते हैं उसके हिसाब से आप अपना कार्य करिए, ठीक है। तो जब वो बच्चे थे, when he was a child he saw a mouse eating offerings from a शिवलिंग. An idea flashed in his mind that he could not be God who failed to defend himself. जब वो एक बच्चे थे तो उनके पिता उनको एक बार मंदिर में लेके जाते हैं, तो शिवलिंग की पूजा हो रही होती है। जब उस पूजा पे प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उस प्रसाद को एक चूहा खाता है और ये एक चीज़ जो देखते हैं तो वे कहते हैं कि वह भगवान हो ही नहीं सकता जो खुद की अपनी प्रोटेक्शन या खुद अपना क्या कह सकते हैं कि रक्षा नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से इनको बड़ा आहत हुआ ये चीज़ की, मतलब जिसको हम सुप्रीम पावर मान के चल रहे हैं वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता। जिसको हमने कुछ ऑफर किया उस ऑफर की रक्षा वो नहीं कर पाया, उसको उसने नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि किसने एक्सेप्ट किया? किसी और ने किया। तो चूहे को उन्होंने एक तरीके से एक पावर के रूप में देखा, एक ऐसे रूप में देखा कि वह भगवान की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया। तो उनके दिमाग में जो भगवान को लेकर के पूरे थॉट्स थे उसको ये चैलेंज कर देता है। और इन्होंने कहा कि ये तरीके का सुपर पावर जो है, इस मूर्ति पूजा के थ्रू हम किसी सुपर पावर को नहीं प्राप्त कर सकते, हमको ज्ञान के थ्रू, विजडम के थ्रू ज्ञान प्राप्त करना है। और तब इन्होंने हिंदू फिलॉसफी को देखा कि भारत की हिंदू फिलॉसफी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरीके की अंधभक्ति से हमको दूर लेके जाती। तो इन्होंने वेद नज़र आए कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं बताई गई थी। तो यहाँ से फिर उनको एक साइंटिफिक तरीके का कुछ नज़र आता है और वहाँ से फिर ये समाज को सुधारने की राह में निकल पड़ते हैं।
फिर ये अपना घर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर ही क्वेश्चन्ड प्रोमिनेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड डॉगमेटिज्म एंड रिलीजियस सैक्रिफाइस। तो उन्होंने जो भी अंधभक्ति थी उस समय की, हठ धर्मिता थी, धार्मिक बलिदान थे, उन सब पे सवाल उठाया, ठीक है। और आगे चल के 1861 में उन्होंने स्वामी ब्रजानंद को, ब्रजनंद या ब्रजानंद को अपना गुरु माना। ये आपसे पक्का पूछ सकता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की, इनमें से किसके गुरु थे स्वामी ब्रजानंद या ब्रजानंद, ठीक है। तो किसके थे? दयानंद सरस्वती जी के थे। 1861 की ये बात, 1875 में आकर के बनाते हैं क्या? अपना आर्य समाज का गठन करते हैं, ठीक है। आर्य समाज की गठन करते हैं। जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन का गठन कहाँ किया गया था और कौन करता है, कब करता है, ठीक है। मिशन का, रामकृष्ण मिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात आप बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका गठन कब किया गया? ईयर आपको बताना है और ये बताना है कि किस जगह इसका हेड क्वार्टर है। ये भी एक सवाल पूछा जाता है अक्सर, ठीक। तो ही फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 इन बॉम्बे। 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की गठन कर दिया, ठीक है। अब हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। देखिए मैं क्यों ये कहानी बता रहा हूँ चूहे वाली, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सबकी कहानियाँ आपको तुरंत पढ़ते समय याद हो जाती हैं, लेकिन जब सवाल आपके सामने आते हैं तो आप दयानंद सरस्वती को किसी से कंफ्यूज कर देंगे, आप रामकृष्ण परमहंस से उनकी कहानी कंफ्यूज हो सकती है। इसलिए कहानियों के माध्यम से हमें ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, क्यों ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, क्यों इन चीज़ों के खिलाफ है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बचपन के साथ घटना हुई है वह इसके पीछे जिम्मेदार थी, ठीक। तो इनकी एक बुक आती है, एक बुक लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। तो सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखते हैं, ही हैज़ डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड कंडेम्ड द सुपरफिशियल रिचुअलिज्म। उसमें कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वह क्या हैं, क्या नियम हैं, और उनके बारे में वर्णन करते हैं, और इसी के साथ साथ उन सतही कर्मकांडों की निंदा भी करते हैं, ठीक है। सतह पे जो चल रहे हैं, मतलब जिनका धर्म से लेना देना नहीं है, वो एक तरीके के सिर्फ अंधभक्ति के स्रोत हैं। वो कहते हैं द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द समाज, मतलब आर्य समाज, इज टू डू गुड टू द वर्ल्ड। समाज का, जो आर्य समाज का पूर्ण एक उद्देश्य क्या है कि दुनिया का भला करना। दैट इज अमेलियोरेट फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल पर्सन। सभी के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और शारीरिक मानकों को सुधारना है इनका। इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया का सेवा करना हमारा उद्देश्य है, ठीक। ही लॉन्च्ड अ फ्रंटल अटैक ऑन, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किस किस चीज़ का विरोध किया। इससे प्रीलिम्स में भी सवाल बनता है और ये आपको याद रहेगा तो ही आप मेंस में एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि सच में आर्य समाज ने किन किन चीज़ों को टारगेट किया है, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइडोलेट्री, मतलब मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा क्यों विरोध किया आपने पता चल गया है कि शिवलिंग पे चूहा जो खा रहा था वो वाला स्थिति आपको याद होनी चाहिए। फिर बहुदेववाद, बहुदेववाद के खिलाफ थे ये। जादू टोने में विश्वास नहीं करना है, ठीक है, जादू टोना नहीं, रैशनैलिटी पे फोकस करिए। मैजिक पे नहीं ध्यान देना है। एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं करना है। फीडिंग द डेड थ्रू श्राद्ध, श्राद्ध वगैरह ये सब कराना, इन सब पे इनको भरोसा नहीं था, ठीक है। तो इन चीज़ों के खिलाफ इन्होंने क्या किया, अटैक किया, मतलब इनका विरोध किया। सत्यार्थ प्रकाश में अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम इनके सोशल और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। सोशल इन्होंने क्या क्या बोला है, अभी हम और पढ़ेंगे सोसाइटी वाला पार्ट। रिलीजियस में हमने पढ़ लिया क्या क्या। हमारा सवाल क्या था कि सोशल रिफॉर्म में या रिलीजियस रिफॉर्म में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। हमने रिलीजियस में पढ़ा कि इन्होंने जो हिंदू धर्म था और हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ, कुछ कुछ चीज़ों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और उसमें क्या क्या था ये रहे, ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब हम सामाजिक चीज़ें पढ़ेंगे कि समाज में क्या क्या था। तो सामाजिक सुधार में इन्होंने स्टेटस ऑफ वुमेन पर बहुत ध्यान दिया। इन्होंने वेदों की बात की, और वेदों में इन्होंने बोला, वेद में विमेन ऋषिज भी थी, मतलब नारी भी कुछ ऋषियाँ थीं। तो उसमें कौन था, उसमें थी जैसे कुछ लोग हैं गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, मैत्रेयी, ठीक है। तो इनका हवाला देते हुए वो ये कहते हैं कि वैदिक काल में भी महिलाओं को इतना इज्जत प्राप्त था, उनको वेद पढ़ने की शक्ति थी, और इस प्रकार वो सभाओं में बैठती थीं, वो लोगों के साथ, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके साथ डिस्कशंस करती थी। तो क्यों आज की डेट में हमारे समाज में महिलाओं को इन सारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने वेदों का हवाला दे करके आज की जो उस समय के समाज की कुरीतियाँ थीं, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। फिर करेंगे क्या, कहेंगे इसलिए विमेंस को भी एजुकेशन का हक है, और फिर विमेन एजुकेशन के लिए कार्य करते हैं, ठीक।
आपको समझ में आ रहा है? वेदों से जोड़ करके आपको याद रहेगा, ऐसे करिए। अब उसके बाद करेंगे क्या, फर्रुखाबाद में, काशी में, कासगंज में ये क्या करते हैं, महिलाओं के लिए स्कूल्स खोलते हैं, पाठशालाएं खोलते हैं महिलाओं के लिए। उसके बाद ये कन्या पाठशाला खोलते हैं मेरठ में, ठीक है। कन्या पाठशाला की गठन करते हैं कहाँ पे, मेरठ में। ये कहते हैं कि वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन्स वर ऑनर्ड एंड दे एंजॉयड इक्वल स्टेटस विद मेन। वैदिक काल में के दौरान महिलाओं का सम्मान प्राप्त था, महिलाओं को सम्मान प्राप्त था और पुरुषों के समान स्थिति थी उनकी। लेकिन फिर उत्तर वैदिक काल आते आते और फिर उसके बाद गुप्त काल में देखेंगे और उसके बाद तो मेडिवल काल तक आते आते क्या होता है, महिलाओं का एक तरीके से कमोडिफिकेशन, ठीक है, ये हो जाएगा और महिलाओं के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं, तो उसके खिलाफ वो बात करते हैं, ठीक। ये हो गया सोशल। सोशल में और क्या, कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ, आप जिस जाति में पैदा हुए उसके हिसाब से आपको कुछ प्रिविलेज है और दूसरी जाति वाले को कुछ तरीके की ऐसी मनाहियाँ हैं कि वह यह कर सकता है नहीं कर सकता है। तो वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि वर्ण सिस्टम जो इस्टेब्लिश किया गया था वैदिक काल में, वर्ण सिस्टम में क्या था कि 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर इनका जो डिवीजन किया गया था, ये डिवीजन जो था समाज का, ये 4 ग्रुप्स में इसलिए किया गया था और इनके कार्य कुछ अलग अलग इसलिए बांटे गए थे। देखिए बेसिकली वर्ण सिस्टम का उन्होंने क्या बताया कि समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों के काम भी डिसाइड कर दिए गए थे। ब्राह्मण नॉलेज से रिलेटेड जो कार्य करेगा, क्षत्रिय लड़ाई करेगा, सेफ्टी करेगा, वैश्य बिजनेस करेगा, शूद्र और तरीके के जो कार्य बचते हैं वो करेगा, ठीक है। कार्यों का डिवीजन किया गया। वर्ण सिस्टम कहीं यह नहीं करता कि ब्राह्मण का कार्य श्रेष्ठ है, शूद्र का कार्य श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। उनका यह मानना था कि समाज में जब हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइजली बांट देते हैं, अगर मैं कोई एक डिपार्टमेंट चल रहा है तो उस डिपार्टमेंट में अगर सबके रोल्स डिफाइन ना हो, एक IAS ऑफिसर को क्या करना है, एक पियोन को क्या करना है, अगर ये चीज़ें डिफाइंड नहीं होंगी तो कार्य कभी भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। वहाँ पे केओस होगा, ठीक है, भसड़ मची होगी पूरी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो समाज में इस तरीके की गलती ना हो, इस तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए समाज को भी 4 वर्गों में बांट दिया गया और कुछ हद तक उनके कार्य निर्धारित कर दिए गए ताकि एक वर्ण दूसरे वर्ण का दुश्मन ना हो। जब आपके ब्राह्मण के कार्य निर्धारित हैं तो उस ब्राह्मण का कार्य करने क्षत्रिय नहीं आएगा, क्षत्रिय के कार्य करने ब्राह्मण नहीं आएंगे। इसलिए आप अपनी अपनी फील्ड में सब लोग एक्सेल करोगे। इसलिए आपका एक दूसरे के प्रति क्या रहेगा, एक दूसरे के प्रति निर्भरता भी रहेगी। आप मतलब ब्राह्मण को क्षत्रिय का काम है, क्षत्रिय को ब्राह्मण का काम है, उसी तरीके से शूद्र, वैश्य और चारों का आपस में निर्भरता भी है। तो एक दूसरे के प्रति निर्भर भी हैं, साथ साथ एक दूसरे से लड़ भी नहीं रहे। आपको समझ में आया वर्ण सिस्टम का क्या उद्देश्य था। वर्ण सिस्टम में इसलिए समाज को बांटा गया कि जो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस हो सके, ठीक है, ये बेसिकली एम था, को एग्जिस्टेंस, आप एक साथ रह सकें। और चूंकि आपके कार्य, आपके रोल निर्धारित हैं, इसलिए आप एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। आपके रिसोर्सेज अलग अलग हैं, आपके कार्य अलग अलग हैं। लेकिन कास्ट सिस्टम ने, जो वर्ण सिस्टम का सबसे बुरा फॉर्म अगर कुछ निकला तो कास्ट सिस्टम निकल गया, जिसने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि उसने जो ये डिसाइड कर दिया कि कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, कौन सा कार्य श्रेष्ठ नहीं है। उसने कहीं ना कहीं ब्राह्मण के कार्य को बड़ा श्रेष्ठ बना दिया और शूद्र, जो उसके कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समाज के संचालन के लिए, उस कार्य को कहीं ना कहीं हीन बना दिया। और यहाँ से कास्ट सिस्टम की जो कुरीतियाँ निकली वो गलत हुई। तो इसलिए वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ बन गए, वर्ण सिस्टम के खिलाफ नहीं थे। तो वो कहते हैं कि द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कास्ट इज डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ इंटेंडेड सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी इनटू ग्रुप्स, दैट इज वर्ना। वर्ण के रूप में जो सोसाइटी का बांटा गया था उसका सबसे खराब रूप जो निकला वो क्या बन गया, कास्ट बन गया। फिर इसी कास्ट सिस्टम से निकला अनटचेबिलिटी। तो समाज क्या बोलता है, समाज मतलब आर्य समाज। आर्य समाज डिक्लेयर इक्वल राइट्स फॉर लोअर कास्ट, निचली जाति के लिए इक्वल राइट्स की बात करता है। द राइट फॉर एजुकेशन, इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। राइट टू रेसाइट वेद मंत्रा, इनको वेद भी पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। जो अनटचेबल्स हैं, उस समय ये चीज़ें नहीं थी। उस समय आपने पढ़ा होगा टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलते थे कि निचली जाति के लोगों को मंदिर तक में नहीं जाने दिया जाता था। तो उस समय 1875 के टाइम पे जो अछूत लोग थे उनके लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है आर्य समाज, और वो कहता है कि उनको वेद पढ़ने की मतलब आप उनको अनुमति देंगे, उनको आप पढ़ने देंगे, पढ़ाई लिखाई का उनकी अनुमति है,
जो लोअर कास्ट है वो भी हमारे लिए इक्वल हैं, उनको इंटर डाइनिंग मतलब साथ में बैठ के खाना, विवाह का अधिकार, हमारे जो कुएं हैं सार्वजनिक कुओं से पानी यूज़ करने का अधिकार, तो ये सारी चीज़ वो उन्होंने देने की कोशिश की। आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह आप पढ़ते हैं तो आज की डेट में भी कास्ट के बेसिस पे जो वायलेंस होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी एक उच्च जाति के गांव में या कुएं का यूज़ कर लिया किसी निचली जाति ने, तो ये भी चीज़ हमको न्यूज़ में देखने को मिलती है कि यहाँ मारपीट होती है। तो सोचिए 1875 में ये इंसान इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आज की डेट में भी समाज में कहीं ना कहीं कुरीतियाँ चल रही हैं। फिर स्वामी श्रद्धानंद जो थे, जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस कार्य के लिए अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। तो हाँ, फिर समाज के सामाजिक आंदोलन में और उन्होंने क्या किया, तो दूसरा है कि वीडो रीमैरिज, वीडो की रीमैरिज हो। आपको पता है कि वीडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ, 1829 में आएगा सती, और वीडो वाला जरा बताइए कब आएगा। वीडो रीमैरिज को कब अलाउ किया गया और किसके कार में हुआ, कौन सा था, मतलब बेंटिंग थे या कौन थे, ये ज़रा बताइए, ठीक है। तो वो विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे और उन्होंने कहा कि जो लड़कियों के लिए शादी की उम्र होनी चाहिए वो 16 साल होनी चाहिए और लड़कों के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये 25 वर्ष आपको समझ में आ रहा है क्यों बोला गया है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेद से जोड़िए। आपको पता है 4 आश्रम है हमारे यहाँ, कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य है और गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और सन्यासी है। तो ये 25-25 साल के जीवन को पूरे इंडियन आश्रम व्यवस्था में 25-25 साल का इसको बनाया गया है। तो एक ब्रह्मचर्य के लिए अगर एक व्यक्ति जाता है तो 25 साल के बाद उसको वहाँ से लौटना है और तभी वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए वो क्या बोलते हैं कि 25 साल से पहले लड़कों की शादी नहीं होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 16 साल की वो बात करते हैं, ठीक है। और आज भी आपको पता है कि चाइल्ड मैरिज इंडिया की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस समय ये कह रहे हैं कि ये उम्र बढ़ा देने की ज़रूरत है। ही एक्सेप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, वो कर्म की फिलॉसफी में विश्वास रखते थे कि कर्म करने पर ही आपका भला होगा, लेकिन वो भाग्य में विश्वास नहीं रखते थे कि हो सकता है आप जो कार्य कर रहे हैं उसका, कहते हैं ना कि बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, ऐसा कुछ है ना कि मतलब अगर कांटे वाला पेड़ उगा रहे हो तो फिर उसमें वैसे ही फल निकलेंगे, आम नहीं हो जाएगा। तो कहते हैं कि कर्म तो है, जो आप कर्म करोगे उस तरीके का फल मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको भाग्य है। भाग्य को नहीं मानते हो, कर्म को मानते हैं, ठीक। फिर उन्होंने स्लोगन दिया गो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौट चलो। वेदों की तरफ लौट चलो मतलब अपने ज्ञान का स्रोत वेदों को देखो, ठीक है। इस तरीके से वो कुछ कहना चाह रहे थे कि मतलब वैदिक लर्निंग की तरफ बढ़ो, वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन, जिस तरीके से वेदों में रिलीजन उतना प्योर था, उतने तरीके कर्म कांड नहीं थे, उस तरीके के समाज की तरफ बढ़ने का वो इशारा करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ वेदांत के बारे में बात करेंगे। वो कहेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए लोगों के अंदर, आपके अंदर आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। उसी तरीके से आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है विदाउट अपरूटिंग द स्पिरिचुअल कल्चरल रिलीजियस मूविंग्स। मतलब एक ये होता है कि कुछ लोग ये होते हैं कि साइंस अगर पढ़ना है तो फिर आपको अपना कल्चर भूल जाना है, लेकिन वो इन दोनों के बीच में सामंजस्य की बात करते हैं। कहते हैं आप साइंस भी पढ़ो, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बढ़ाओ, रैशनैलिटी भी बढ़ाओ, तर्क संगत भी रहो, लेकिन अपने कल्चर से जुड़े रहो। जो कहीं ना कहीं कल हमने पढ़ा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भी कुछ इस तरीके का कहती है कि इंडियंस को डेवलपमेंट करना है, अपना एजुकेशनल सिस्टम खुद का डेवलप करना है जिसमें इंडिया का कल्चर इन्वॉल्व हो, और कतई ये ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी तरीके से वेस्ट के मॉडल पर डेवलप हो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ये भी कह रहे हैं। तो अब देखिए हम एक बात कर रहे हैं कि हमने बोला कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, सामाजिक धार्मिक आंदोलन में क्या रोल था आर्य समाज का। हमने पहले पढ़ा धार्मिक आंदोलन में क्या क्या, धार्मिक आंदोलन में कैसे उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को ख़त्म किया, वो हमने पिछली साइड में पढ़ा। सामाजिक में हमने पढ़ा क्या क्या, महिलाओं के लिए विमेन का एजुकेशन, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, वर्ण के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि चाइल्ड मैरिज से लड़ने के लिए उन्होंने क्या बोला, वीडो री मैरिज की बात की, विधवा पुनर्विवाह की बात की, बच्चों की शादी की उम्र बढ़ाने की बात की, कर्म की बात करी, भाग्य की बात, क्या नाम, भाग्य को नकारा, और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की। तो सोशल पॉइंट हमने पढ़ लिया, रिलीजियस पॉइंट पढ़ लिया, कैसे सामाजिक सुधार कर रहे हैं, कैसे रिलीजियस सुधार कर रहे हैं। अब हम पढ़ लेते थोड़ा सा पॉलिटिकल सुधार। ये जानना जरूरी है कि देखिए यहाँ पर एक लाइन थी, घेरा सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह वो लिखते हैं कि स्वराज इज बेटर देन फॉरेन रूल अंडर ईच एंड एवरी कंडीशन। उन्होंने ये कहा कि स्वराज
किसी भी तरीके से स्वराज जो है वो किसी भी विदेशी शासन से तो बेहतर है, कि मतलब आपका स्वराज हो, आप खुद पे अपने को रूल करो, वह कितना भी बदतर होगा वो विदेशी शासन से अच्छा होगा। इसलिए इनका एक पॉलिटिकल जो विजन मिलता है हमको, जो स्वराज के प्रति हमको प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल में और देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने क्या, इंडिया इज फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर द इंडियंस, कि भारतीयों के लिए भारत है। ये भी क्या बताता है, ये उनका नारा है। ये क्या आपको बता रहा है कि स्वराज की तरफ आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो इनके पूरे इस आंदोलन से हो क्या रहा था, इससे एक तो क्या हो रहा था कि भारतीयों को अपने धर्म की, अपना जो कल्चर था उसके प्रति एक तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था कि किसी भी तरीके से उनका कल्चर जो है वो वेस्ट से हीन नहीं है, किसी भी मामले में वो उनसे कमज़ोर नहीं है। हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग रहा है, हमारे अंदर साइंस रही है, हमारे अंदर एक आध्यात्म रहा है, ह्यूमैनिज्म रहा है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम और दुनिया को परिवार मानते हैं। तो इस तरीके की भावना उस समय बढ़ती है, और जो अंग्रेजी खिलाफ है और वाइट रेस की जो सुपीरियरिटी है उसको कहीं न कहीं चैलेंज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ तो पॉलिटिकल अपना नारा भी देते हैं, और भारतीयों के लिए भारत है, फिर वेदों की तरफ लौट चलो। उसके अलावा वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहाँ ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, या जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो रामकृष्ण मिशन था, ये सब जो मूवमेंट चल रहे थे, ये भी इनका भी कार्यकाल उसी समय का है। तो ये जो मूवमेंट चल रहे थे, इन्होंने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार करने का कार्य किया, लेकिन इनका जो मेन फोकस था वो उन लोगों पे था जो पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, या रामकृष्ण मिशन हो गया, या ब्रह्म समाज हो गया, तो ये वो इलीट लोग हैं, जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन आपको आज भी पता है कि आज भी अगर आप किसी में सुधार करना चाहते हैं, समाज में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको धर्म में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में हर एक सामाजिक जो कृति है उसके पीछे धर्म जुड़ा हुआ है। शादी करना है, धर्म जुड़ा हुआ है। समाज, देखिए शादी क्या है, एक मैरिज जो होती है वो सामाजिक एक तरीके का कर्म कांड है ना, समाज के लिए बना है कि दो लोग शादी करेंगे, उससे उसकी वजह से समाज जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि उनके बच्चे पैदा होंगे और समाज के प्रति वो जिम्मेदारियां निभाएंगे। ये एक सामाजिक कृति है। ठीक है, लेकिन इसमें भी धार्मिक आंदोलन वो जुड़ा हुआ है, धार्मिक एंगल जुड़ा हुआ है, कि हर धर्म अपने अलग तरीके से करता है, हर धर्म शादी का इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको समाज में कुछ सुधार करना है तो आपको धर्म में सुधार करनी है। ठीक, तो जो ये ब्रह्म समाज थे, या थियोसॉफिकल्स वाले सोसाइटी थे, या रामकृष्ण मिशन थे, इन्होंने किसको टारगेट किया, इनका जो भी सुधार था उसको ज़्यादा मॉडर्न जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे, वो तो इन चीज़ों को सुन रहे थे, लेकिन जो एकदम देहाती और धर्म से जुड़ा हुआ इंसान था उसको आर्य समाज की बातें ज़्यादा अपील की। आज की डेट में भी आप देखते होंगे कि समाज में, हमारे इंडिया में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि धर्म से अगर कोई चीज़ को जोड़ दिया जाता है तो फिर वो वाला पॉइंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर धर्म के नाम पे आगे चल रही है तो वो ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ रैशनैलिटी के नाम पे आगे बढ़ रहे हो तो आपको उतना पॉपुलैरिटी गेन करने में टाइम लगेगा। तो ये हुआ आर्य समाज के साथ। आर्य समाज ने वेद, धर्म, हिंदू समाज, इस तरीके से सामाजिक कार्य किए, धार्मिक सुधार किए, और चूंकि धर्म से साथ जुड़ा हुआ था इसलिए जो गांव तक जो सामाजिक सुधार को पहुंचाना था वह कार्य आर्य समाज करने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो इस पूरे लेक्चर का एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा फिर से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, और फिर वो कैसे सेपरेशन ऑफ पावर को खतरा पहुंचा रहा है, या किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रिलेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब न्यायिक सक्रियता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी व्याख्या करना है आपको, प्लस ये बताना है कि किस तरीके से कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। न्यायपालिका कार्यपालिका के संबंध में क्यों पूछा है, क्योंकि आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर को ये वायलेट कर रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म का जुडिशियल ओवर रीच यानी कि न्यायिक अतिरेक में बदल जाता है। ये लाइन बहुत ही पतली है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो बेसिकली आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बात करना है। आपको ये बात करनी होगी जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या, फिर आपको बताना पड़ेगा क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में बढ़ा, और जब ये बढ़ गया तो आज की डेट में कैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक टसल है इसको लेकर के, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जो वायलेट हो रहे हैं या हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको लिखना है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक एक्ट है हायर जुडिशरी की।
higher judiciary is an act of higher judiciary when it, that is higher judiciary, becomes an activist and compels the authority to act and sometimes also direct the government and administration. न्यायिक सक्रियता क्या है? उच्च न्यायपालिका द्वारा किए गए उस कार्य को कहते हैं जब न्यायपालिका एक तरीके के सामाजिक कार्यकर्ता की भांति काम करने लगती है। न्यायपालिका एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाती है, समाज के प्रति जो अगर कुछ गलत हो रहा है उसके प्रति और सक्रिय हो जाती है, और न्यायपालिका कार्यपालिका को आदेश देती है, कभी कभी गाइडलाइंस तक दे देती है कि आप यह कार्य करो, क्योंकि आपके यह कार्य न करने की वजह से इन तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ से तो सुन के लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका अगर कोई कार्य नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए, तो यहाँ पे न्यायपालिका आकर के, दैट इज एग्जीक्यूटिव, को कार्य करा रहा है कौन? जुडिशरी। और जुडिशरी कैसे करा रहा है? एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करने लग रहा है जुडिशरी, ठीक है। बट इट इन्वॉल्व द ट्विस्टिंग ऑफ फाइन बैलेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। न्यायिक सक्रियता के अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए जो शक्ति का पृथकीकरण किया गया है, उस सिद्धांत का वायलेशन हो रहा है, उस सिद्धांत को थोड़ा तोड़ा मोड़ा जा रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली यही है कि जब तक जुडिशरी तक कोई पहुंचे ना, जिस एक होता है लोकस स्टैंडी, इसका प्रिंसिपल ये कहता है, ये एक लीगल टर्म है, इसका मतलब ये है कि अगर समाज ने कुछ आपके खिलाफ गलत किया तो आप, जिसके खिलाफ गलत हुआ है, वह जाकर के जुडिशरी में ये बोलेगा कि सर मेरे खिलाफ कुछ गलत हुआ है, ठीक। मतलब जो पीड़ित है वह जाके न्याय की गुहार करे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या हुआ? पीआईएल में लोकस स्टैंडी जो प्रिंसिपल था, लोकस स्टैंडी, यानी कि जिसको समस्या है वो आए कोर्ट, इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा क्या कर दिया गया? कमज़ोर कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने ये बोला कि अगर वह व्यक्ति जो पीड़ित है वह किसी कारणवश कोर्ट तक नहीं आ सकता जस्टिस की डिमांड करने के लिए, तो उसके बिहाफ पे कोई सोशल एक्टिविस्ट भी इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले आ सकता है, और कोर्ट इसका संज्ञान लेकर के जो भी अथॉरिटी है, कार्यपालिका है, उसको क्या देगा? एक तरीके के निर्देश दे सकता है इस कार्य को करने के लिए। यह है पूरा कार्य, यह पूरा आइडिया है पीआईएल के पीछे। तो पीआईएल भी एक तरीके का क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता ही तो है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का जब कार्य न्यायपालिका करती है, जुडिशरी करती है, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारा, जिसमें साफ साफ बताया है कि न्यायपालिका के क्या कार्य होंगे, एग्जीक्यूटिव के क्या कार्य होंगे, लेजिस्लेचर के क्या कार्य होंगे, उसका ये वायलेशन थोड़ा बहुत करती है। लेकिन अभी ये क्यों कर रही है? क्योंकि इसको सामाजिक जो हित है उसको ध्यान में रख के कर रही है। लेकिन इस तरीके से कभी कभी सामाजिक हित के नाम पर जुडिशियल एक्टिविज्म की जगह जुडिशियल ओवर रीच भी हो सकता है, न्यायिक अतिरेक, ठीक है। हाल में आपने देखा होगा 3 जो फार्म लॉज आए थे, तो कृषि कानून, 3 कृषि कानून, जिसपे इतने टाइम से हमारे जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन पे क्या रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके अलावा बीसीसीआई का आपको पता होगा, बीसीसीआई की रिफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल कर दी। बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी थी, सरकारी बॉडी नहीं थी, लेकिन एक प्राइवेट बॉडी तक में इंटरफेरेंस इस तरीके का कि उसके पूरे बोर्ड को चेंज करना है, कमेटी बना दी, ये वो टाइप लोढ़ा कमेटी बनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या ये 2-3 एग्जाम्पल है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई 2-3 एग्जाम्पल लिख के बताइए ज़रा, जो भी मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी किया है, या जिसको मेंस का जिन्होंने मेंस लिखा है उनको तो पता ही होगा ये सब, ठीक है। प्लीज़ लिखिए और लोग को इसकी जानकारी मिलेगी। तो हमने पढ़ लिया कि है क्या, अब हम पढ़ेंगे क्या ऐसे फैक्टर्स रहे कि जुडिशियल एक्टिविज्म भारत में बढ़ गया। यानी कि इसको सोचने के लिए आप ये बोलिए, क्या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ा रही हैं, एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं ख़राब काम कर रही होगी, इसलिए हमारे फ्रस्ट्रेशन में जुडिशरी ये सब आ गई होगी, क्या कर रही होगी कि हम एक्टिविज्म करेंगे, है ना। 2 तरीके से आप सोच सकते हैं। तो पहला सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सच में ऐसा कोई प्रावधान है जो एक्टिविज्म टाइप प्रमोट कर सकता है, कि आपको, आपके पास जो आए जुडिशरी के पास जस्टिस मांगने, उनको तो देना ही है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 एक तरीके की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहता है। 12 से 35 क्या है? आर्टिकल 12 से 35 में आपके फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, और उसमें आर्टिकल 13 यही कहता है कि अगर कोई भी नियम लेजिस्लेचर बनाता है, एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन ऐसा है जो किसी भी तरीके की फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी के पास आप आ सकते हैं। आर्टिकल 13 के तहत जुडिशरी का क्या काम है कि वह उस एक्ट का, उस नियम कानून का जुडिशियल रिव्यू करेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, और अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहे हैं तो उसको क्या करेगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना देगा और संवैधानिक बना देगा।
आपको नहीं लग रहा है कि ये पावर देता है एक तरीके का कि आप किसी भी तरीके के एक्ट का रिव्यू कर सकते हैं, किसी भी लेजिस्लेचर के कार्य का आप रिव्यू कर सकते हैं, उसका कोई जो विधि बनाया उन लोगों ने, कोई पॉलिसी बनाई, उसका आप रिव्यू कर सकते हो। तो जुडिशियल रिव्यू के पावर में ही जुडिशियल एक्टिविज्म का पावर है। पहली बात, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट, ये फंडामेंटल राइट्स के सेवियर के रूप में सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को बनाते हैं कि मौलिक अधिकारों के रक्षक बना दिया इन दो आर्टिकल्स ने। जो लोग अभी देखिए नए नए हैं अभी पढ़ाई को लेकर के, जब मैं आर्टिकल्स बोल रहा हूँ तो जाके लक्ष्मीकांत में या जो भी किताबें पढ़ते हैं एक बार पढ़िए उस चीज़ को, आज के आज पढ़ेंगे चिपक जाएगा दिमाग में, ठीक है। फिर क्या, आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस का पावर देती है कि आपको जस्टिस करने के लिए जो कोई भी कदम उठाना पड़े आप करिए। तो इतना बड़ा पावर है कि इसी के अंदर अगर आप एक आर्टिकल 142 ही बोल दें तो ही आप बोल सकते हैं कि सारा का सारा जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। 142 कि न्याय करने के लिए हमने किया, वो बोल देगा कि 142 का प्रयोग किया हमने, ठीक है। तो ये 3-4 आर्टिकल्स हो गए जो क्या कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को। कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट को। उसके अलावा इश्यूज क्या क्या हैं और अन्य मुद्दे क्या रहे हैं, नॉन पार्टिसिपेटिव एंड नॉन अकोमोडेटिव नेचर ऑफ लॉ मेकिंग। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आज के संदर्भ में, देखिए आज के संदर्भ में मैं क्यों कह रहा हूँ। पार्लियामेंट लॉ बनाती है, नियम कानून बनाती है, उस लॉ को क्या किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन किया जाता है। पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो लॉ हमारे आपके लिए बना रही है। तो जब इस लॉ में ऐसे कुछ प्रावधान होंगे जो हमारे आपके भले के लिए ना होकर के हमारे आपके नुकसान के लिए होने लग जाए, तो हमको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जुडिशरी में जाना पड़ेगा। आज के 3 फार्म लॉ के हिसाब से सोचिए, जो कृषि कानून चल रहे हैं, कहने को पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है जिसको बनाया गया हमने बनाया, हमने उन सांसदों को चुन के भेजा है और वो हमारे ही एक तरीके के डिसीजन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो हमारी विल है, वो हमारी डिसीजन था कि हम उनको चुनते हैं और उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस बॉडी के अंदर। वहाँ पर जाकर के वो अब नियम कानून बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब जो इन्होंने नियम बनाए हैं वो लोगों के हिसाब से उनके हित में नहीं है, इसीलिए जनता रोड पे बैठी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट जो कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है उसको अब यहाँ पे लोगों की सुननी चाहिए? अगर लोगों को समस्या है और आप लोगों के द्वारा चुने गए हो तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को और रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। तो ये पूरा प्रोसेस, पूरा बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज की डेट में हमारा पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, लॉ मेकिंग, नियम बनाने की जो विधि बनाने की जो प्रक्रिया है वो नॉन एकोमोडेटिव है, वो ऐसी नहीं है, सहभागी नहीं है। लोगों की जो इच्छाएं हैं वो आपके नियम कानून में प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। तो ऐसे केस में लोगों के पास और कुछ नहीं बचता तो जुडिशरी भागते हैं। जब वो जुडिशरी भागेंगे और जुडिशरी को भी दिख रहा है कि जो लॉ बनाया गया है वो पार्टिसिपेटरी तरीके से नहीं बनाया गया, तो जुडिशरी इंटरवीन करेगी। और ये हो रहा है फॉर्म लॉज के बीच में, फॉर्म लॉ वाले टाइम पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। तो ऐसे स्थिति में ये लिखा है ना, कानून बनाने की गैर सहभागी प्रकृति, और ऐसे में न्याय के लिए लोग अदालत का सहारा लेते हैं और अदालत जुडिशियल एक्टिविज्म करेगी आर्टिकल 13 के तहत या किसी और के तहत, ठीक। फिर क्या, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है। पॉलिटिक्स का जो है, जो राजनीति का अपराधीकरण हो गया, तो नैतिक मानकों में कमी आई है। जो हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं वही क्रिमिनल्स हैं। तो जब क्रिमिनल्स लॉ बनाएंगे तो क्रिमिनल्स को भी फायदा करेंगे। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट की जो पूरी आपके एक तरीके की एथिक्स है, जो सैंक्टिटी है, वही कमज़ोर पड़ गई है। और यह कारण है कि जुडिशियल एक्टिविज्म और बढ़ता जा रहा है। लोगों का जो पार्लियामेंट में भरोसा है वो कम होता जा रहा है। lackadaisical approach of other organs like government inaction related to विशाखा गाइडलाइंस और स्टेपिंग इन बाय जुडिशरी इन फार्मर्स प्रोटेस्ट। कहता है कि जो और अंग हैं, जैसे जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर, इसमें से जुडिशरी को छोड़ के जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है वह कभी कभी अपना कार्य कर ही नहीं रहा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों इतने साल बाद भी, आज़ादी के इतने साल बाद भी विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी। क्यों नहीं वर्क प्लेस, यानी कि जो कार्य के स्थान है जहाँ पे महिलाएं कार्य करती हैं, वहाँ पर कार्य करने वाली महिलाओं के लिए क्यों नहीं पहले से पार्लियामेंट को एक नियम कानून या गाइडलाइंस लेके आ गई थी? क्यों सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा विशाखा गाइडलाइंस के रूप में? तो इस तरीके के कारण रहे हैं कि ये लोग अपना कार्य अच्छे से कर ही नहीं रहे हैं। उसकी वजह से जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ गया। फिर एसिमेट्रिकल पावर अरेंजमेंट, आपको यह मानना पड़ेगा कि जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा पावर है।
सेपरेशन ऑफ पावर के बावजूद भी आज की डेट में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बहुत ज़्यादा पावर जुडिशरी के पास है। आप नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आते हैं एग्जीक्यूटिव कि भैया हमको भी बता रहा हो, हम भी आपके अपॉइंटमेंट में, जजेस के अपॉइंटमेंट में हमारा भी कुछ खास रोल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। जब आरटीआई की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारे उसमें क्या कर दिए, कैवियट्स डाल दिए, क्या ये लागू होगा, ये नहीं लागू होगा, ये लागू होगा, ये नहीं लागू होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में से इन्फॉर्मेशन लेना, कोर्ट से लेना बड़ा कठिन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मिसयूज आपने पढ़ा ही होगा कि न्यायालय क्या अवमानना, इसका क्या क्या मिसयूज होता है आपने देखा होगा। तो जुडिशरी की पेंडेंसी कितने ज़्यादा है। उसके अलावा आर्टिकल 142 की जस्टिस करने के लिए कंप्लीट जस्टिस का पावर दे दिया। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं न्यायालयों के पास ज़्यादा पावर है, इसलिए भी वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं। ठीक है, और फिर पीआईएल वगैरह जो है, तो पीआईएल ने जुडिशियल एक्टिविज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। उसने न्यायिक हस्तक्षेप को एक तरीके से संस्थागत कर दिया है। तो ये कुछ कारण रहे हैं किस चीज़ के, जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ा। ठीक है, अब पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशन के बीच में। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ये रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के लिए संविधान आपको क्या करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बोलता है, नीति निर्देशक तत्वों में बोलता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी, दैट इज स्टेट की जिम्मेदारी होगी क्या, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हों। तो जुडिशरी को कहीं भी एग्जीक्यूटिव का कार्य नहीं करना है। जुडिशरी एक्टिविज्म में क्या करेगी, गाइडलाइंस दे रही है, पॉलिसी तक बना दे रही है, कोई बॉडी, प्राइवेट बॉडी तक में इंटरवीन कर दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके के कार्य ये एग्जीक्यूटिव के कार्य हैं, ये जुडिशरी के कार्य नहीं है। ठीक, तो ये आर्टिकल 50 का ध्यान में देने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट ये आता है ट्विस्टिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 142 वही हमने पढ़ा कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो कोई भी स्टेप ले सकता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारा पावर है। जब बहुत सारा पावर है तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसको क्या करता है, ट्विस्ट कर रहा है, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है, देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जुडिशरी स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है, आप पॉलिसी नहीं बना सकते हो। यही कारण है कि पार्लियामेंट को एक तरीके की स्पेशल बॉडी बनाया गया लॉ बनाने के लिए। पार्लियामेंट के पास उतने सारे एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टैंडिंग कमेटी है, वो लोगों से राय मशवरा करके कई मतलब महीनों के डिस्कशंस के बाद एक कोई नियम कानून लेके आती है, तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेटरी है। आप जुडिशरी वहाँ बैठ करके कुछ ऐसे कभी कभी डिसीजन दे सकते हो जिसमें आगे के बारे में नहीं सोचा गया रहता है और वो प्रॉब्लमेटिक है। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन साउंड कंसिडरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ हिज डिसीजन, कि उनके डिसीजन का क्या क्या इम्प्लीकेशन होगा, कभी कभी वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कोल ब्लॉक एलोकेशन जो हुए थे और स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो हुआ था, स्पेक्ट्रम वाला केस था और कोल ब्लॉक वाला जो केस था। आज ज़रा देखिएगा इसको, अगर आपको नहीं पता है कि कोल ब्लॉक घोटाला क्या था, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था, और स्पेक्ट्रम एलोकेशन वाले सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था, तो ज़रा देखिएगा कि इन दोनों को अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया, इस एलोकेशन को कैंसिल कर दिया, तो क्या इन्होंने सारे उन पॉसिबल फैक्टर्स को काउंट किया था कि इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब इकोनॉमी तक नीचे आ सकती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना एक्सपर्टीज़ है कि वो इस सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके डिसीजन ले रही है। चूँकि ये कार्य एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्लेचर का है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको ही कार्य करना चाहिए और जुडिशरी को अपने आपको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है कि वो इस कार्य को करे या ना करे, उसको सोचने की ज़रूरत है। एक्टिविज्म हमेशा सही नहीं है। इसके अलावा क्या, यूज़ ऑफ एक्टिविज्म टू क्रिएट न्यू पोस्ट गाइडलाइंस एंड सेटिंग अप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइंस पोज गवर्नमेंट विद एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ फंड फंक्शनरीज एटसेट्रा। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ नए तरीके को पोस्ट बना लीजिए जुडिशरी ने, कभी कभी तो कि मान लीजिए अपने एक्टिविज्म के तहत ये भी हो गया है कि अगर कोई कार्य नहीं हो रहा तो उसके लिए एक नई पद तक जनरेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अलावा कुछ गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस, हालांकि वो अच्छी थी लेकिन और कई सारी गाइडलाइंस आती रहती हैं। आप डेडलाइन सेट कर देते हो कि ठीक है BS6 तरीके के वाहन हैं, BS5 या इतने साल से पुराने वाहन अब दिल्ली में इस डेट के बाद नहीं चलेंगे, तो आपने तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ना एग्जीक्यूटिव के फंड हैं, फंक्शनली हैं कि नहीं, ये सब ध्यान में दिए बिना जुडिशरी कभी कभी फंक्शन दे सकती है। तो ये दोनों के बीच के जो रिलेशन है उसको क्या करता है, बिगाड़ रहा है। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी इज मिसिंग।
न्यायपालिका की जवाबदेही अभी भी मिसिंग है। इसमें मैं एक सवाल बनाऊंगा, आप डिटेल में पढ़िएगा कि जब मैं ये बोलता हूँ कि आज की डेट में जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो किस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी जवाबदेही नहीं, मतलब सिर्फ अभी आरटीआई नहीं सोचना है। मैंने अभी आपको बताया कि आरटीआई के तहत तो जुडिशरी बहुत बंद है, अभी भी आरटीआई के तहत आप हर इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते जुडिशरी से। तो एक ये चीज़ है, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम जवाबदेही के बारे में पढ़ेंगे कि क्या जितना जवाबदेह हमारे एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी है, सॉरी लेजिस्लेचर है, क्या न्यायपालिका उतनी जवाबदेह है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपने पढ़ा है कोलेजियम की समस्या, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की समस्या, प्रिविलेजेस की समस्या, इन सब के बारे में तो आप जानते हैं कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशन को और स्ट्रेंथ पहुंचा रहा है। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि नन ऑफ द अबव, नोटा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके की PIL डाली गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि सर जो इलेक्शंस में नोटा होता है, नन ऑफ द अबव, अगर किसी भी इलेक्शन में नोटा की मात्रा, नोटा को मान लो 100 लोग वहाँ वोट करने वाले हैं, ठीक है, बाकी लोग भी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इस 100 में से मैक्सिमम वोट जो है वो नोटा को पड़ गया, और दूसरे कैंडिडेट को मान लो 20 वोट पड़ा है, बाकी किसी को 30 वोट पड़ा है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मान लो बाकी 50 वोट नोटा को पड़ गया, तो सबसे ज़्यादा वोट नोटा में पड़े हैं, नन ऑफ द अबव में। आज की डेट में क्या होता है कि नोटा को छोड़ दिया जाता है, और जो भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, मान लो इसको 20 वोट मिला है, इसको 30 मिला है, तो ये 30 वाला जीत जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि 30 वाला जो है वो नोटा 50 पड़ा था, नन ऑफ द अबव 50 पढ़ने के बावजूद चूंकि इस व्यक्ति को 30 वोट मिले हैं, इसलिए यह विजयी है, क्योंकि व्यक्तियों में यह सबसे ज़्यादा है। तो कोर्ट में यही अपील की गई है, PIL की गई है कि अगर किसी भी इलेक्शन में नोटा का वोट किसी भी कैंडिडेट को पड़ने वाले वोट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में उस इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को जुडिशियल एक्टिविज्म के सवाल पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए ऐसा PIL सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है और सच में वो इस तरीके की कोई गाइडलाइंस दे देती है, तो आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शन कमीशन, जो कि खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या पार्लियामेंट जिसको ये पावर दिया गया है कि इलेक्शन से संबंधित वो नियम बनाएगी, उसकी जो अथॉरिटी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इंक्रोच कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एक्टिविज्म है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो कब जुडिशियल ओवर रीच में बदल जाएगा, अतिरेक में बदल जाएगा, ये बहुत फाइन लाइन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पहला पार्ट तो बहुत फैक्चुअल है, जो आपको बस एक बार इन्फॉर्मेशन हो गई तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहला पूछता है कि हैजार्ड, डिजास्टर, वल्नरेबिलिटी में क्या अंतर है, खतरा, आपदा और भेद्यता। क्या होता है आपदा, कब तक वो खतरा रहता है, और कब वो एक वल्नरेबिलिटी में बदल जाता है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए तीनों के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। तो हज़ार्ड यानी कि खतरा, तो हिंदी वालों को समझ में आ रहा होगा भाई, खतरा है और आपदा है, तो क्या अंतर आ रहा है। हज़ार्ड, एनी डेंजरस कंडीशन और इवेंट दैट threats or have a potential for causing injury to life or damage property or environment। किसी भी तरीके की वह खतरनाक स्थिति, कोई भी डेंजरस कंडीशन जिसके अंदर यह पोटेंशियल है जो आपके जीवन को या संपत्ति को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, उस डेंजरस, उस खतरनाक स्थिति को खतरा कहते हैं। समझ रहे हो आप कि मतलब, मान लीजिए अर्थक्वेक है, ठीक है, अर्थक्वेक है या लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड खतरा है कि नहीं, हज़ार्ड है कि नहीं, हज़ार्ड है। क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर नापते हैं, क्योंकि एक डेंजरस कंडीशन है, हाँ है, इसके पास ये पोटेंशियल है कि आपकी ज़िंदगी, लाइफ, प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट को खतरा पहुंचा सकता है, हाँ है। तो किसी भी तरीके की खतरनाक स्थिति जो आपकी ज़िंदगी, प्रॉपर्टी या लाइफ को किसी भी तरीके से खतरा पहुंचा सकती है, उसको हम हज़ार्ड कहते हैं, हज़ार्ड, ठीक है। उदाहरण के लिए बाढ़, बाढ़ एक तरीके का खतरा है कि ये सारे कार्य वो कर सकती है, ठीक। फिर आपके आएगा डेंजर, वो क्या है, डिजास्टर क्या है, डिजास्टर पहले समझते हैं, यानी कि आपदा क्या है। आपदा इज अ सीरियस डिसरप्शन, आपदा यानी कि डिजास्टर इज अ सीरियस डिसरप्शन इन फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी। देखिए डेफिनेशन याद कर लीजिए और इसे लिखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा ये, ठीक है। डिजास्टर इज अ सीरियस डिसरप्शन इन फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी विच कॉज widespread material, economic, social and environmental loss which exceeds the ability of affected community to cope using its own resources। बड़ी अंग्रेजी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दो बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। समझाता हूँ क्या है कि आपदा एक समुदाय के कामकाज में पड़ा एक गंभीर व्यवधान है, एक गंभीर व्यवधान ही तो एक तरीके का खतरा है जो उस समाज की समग्र
आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय हानि पहुंचाता है, और जिसमें वह जो प्रभावित समुदाय होता है वह स्वयं के समुदाय संसाधनों का उपयोग करके उस आपदा के नकारात्मक प्रभावों से नहीं लड़ सकता है। मतलब पहला, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा घटना जो आपको सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय और जान को खतरा पहुंचा दिया, और वो इस हद तक पहुंचा दिया कि जो समाज प्रभावित हुआ है वह अपने खुद के रिसोर्सेज, अपने खुद के संसाधनों से इस निगेटिव घटना से या इस आपदा से ऊपर नहीं उठ सकता। मतलब अब उसको इस इवेंट के ऊपर उठना है तो उसको दूसरी कम्युनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये होता है डिजास्टर। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है, भेद्यता क्या है? यह एक कंडीशन है। देखिए, हजार्ड क्या है? ये एक तरीके का इवेंट हो सकता है, कोई ऐसी घटना हो गई जिसके पास ये शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन को और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके पास यह सामर्थ्य है, ठीक है, अभी उसने पहुंचाया नहीं है, तब तक उसको आप क्या कहोगे, हजार्ड। ठीक है, वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी वह आपकी स्थिति को दर्शाता है। जैसे आप कब वल्नरेबल होते हो? आपकी वल्नरेबिलिटी यानी कि आपकी भेद्यता एक तरीके की स्थिति है जब आप शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जो खतरों के प्रभाव में एक समुदाय की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। मतलब हम कहते हैं कि वो आदमी बहुत वल्नरेबल है। वल्नरेबल ये का मतलब ये होता है कि अगर ए एक आदमी और बी एक आदमी है, तो अगर मैं कहता हूँ कि ए वल्नरेबल है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपदा होती है तो किसके ऊपर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वही कौन होता है, ज़्यादा वल्नरेबल होता है। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वही यही बोलता है कि इज अ कंडीशन डिटरमाइंड बाय फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर विच इंक्रीजेज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू इम्पैक्ट ऑफ हजार्ड। आप जितने वल्नरेबल होंगे, आपकी भेद्यता जितनी ज़्यादा होगी, कोई हजार्ड आपको उतना ज़्यादा खतरा पहुंचा सकता है। आप समझ में आई मेरी बात? मैंने बोला हजार्ड क्या है? हजार्ड एक इवेंट है, एक ऐसी घटना है जिसके अंदर क्या है, सामर्थ्य है। यानी कि वो सामर्थ्य है, उसके अंदर सक्षमता है किस लिए, आपको खतरा पहुंचाने की, और आपको कितना खतरा होगा ये डिसाइड करती है आपकी वल्नरेबिलिटी। अगर आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं, अगर आपकी भेद्यता ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर किसी भी खतरे का, किसी भी हजार्ड का जो नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो ज़्यादा पड़ेगा। देखिए, मैंने मोटा मोटा समझा दिया है और मुझे लगता है मैंने ठीक ठाक समझाया है, लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो एक बार इसको पढ़िए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो अब आप ये फार्मूला याद कर लीजिए और कोई भी मेंस भैया आंसर राइटिंग में ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, कि हजार्ड गुणे वल्नरेबिलिटी माइनस कैपेबिलिटी इज इक्वल टू डिजास्टर। समझाते हैं। हजार्ड हमने पढ़ा क्या? हजार्ड कोई भी एक ऐसा घटना है, इवेंट है जो आपको नुकसान पहुंचाने में समर्थ है। उसमें अगर मैं बढ़ा दूं आपकी भेद्यता यानी कि वल्नरेबिलिटी, यानी कि आप एक तरह की कमजोरी ही तो है वल्नरेबिलिटी, कि आप ज़्यादा क्या बोलते हैं, छुई मुई हो टाइप, इस तरीके का, या गरीब हो, या जो भी कारण है जिसकी वजह से अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसका निगेटिव प्रभाव आप पर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन जो स्ट्रांग है उसके ऊपर कम पड़ेगा। तो अगर मैं हजार्ड और वल्नरेबिलिटी को गुणा करके आपकी सक्षमता को और कम कर दूं, कैपेबिलिटी, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे आप डिजास्टर। ठीक है, कि डिजास्टर तब होगा उस समुदाय के साथ जब वो हजार्ड वाले क्षेत्र में रह रहा है, मतलब बाढ़ वाले क्षेत्र में रह रहा है। बाढ़ वाले क्षेत्र में एक तो रह रहा है, प्लस वल्नरेबल भी ज़्यादा है, कि बाढ़ का क्षेत्र था प्लस नदी के और नज़दीक रह रहा है। वल्नरेबल कौन रहेगा? नदी के नज़दीक रहने वाला बाढ़ में। और कौन वल्नरेबल रहेगा? जो कच्चे घरों में रह रहे हैं। और कौन वल्नरेबल रहेगा? मतलब ऐसे जो कच्ची, मतलब मकान वगैरह में रह रहे हैं, नदी के वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो इनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी। और इनकी कैपेबिलिटी मतलब पैसा रुपया है ही नहीं कि बाढ़ वगैरह आए तो कहीं और चले जाएं, कहीं सुरक्षित जगहों पे, या 10 दिन का खाना ऐसा जुटा के रखने वाला। तो ऐसे केस में ये वाले आदमी के लिए ये चीज़ जो हो जाएगी, ये हजार्ड जो हो जाएगा, वो डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे एनी हजार्ड अलॉन्ग विद ग्रेटर वल्नरेबिलिटी कुड लीड टू डिजास्टर। कोई भी तरीके का जो जोखिम है वो आपदा में बदल सकता है ना, अगर आपकी भेद्यता बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो। अब फिर से आपदा की यहाँ पे डेफिनेशन को आप पढ़िए, और अब यहाँ पे अब और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये रट लीजिएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, डिजास्टर पे कोई सवाल आए तो यहाँ शुरू कर सकते हैं।
फिर पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में। देखिए 2016 में आया, नाम से लग रहा है कि आपदा प्रबंधन की योजना में क्या, अब हर तरीके के आपदाओं के लिए अलग अलग प्लान्स लेके आती है गवर्नमेंट, सॉरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेके आती है, जैसे गाइडलाइंस ले आती है, उसको प्लान नहीं कहते, गाइडलाइंस ले आती है। जैसे अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, तो उसके लिए उनकी एक गाइडलाइंस है कि क्या क्या करना चाहिए, ऐसे चक्रवात आए तो क्या क्या करें। और उसमें 2 पार्ट में बढ़ जाता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मतलब कुछ तो आपदा आने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया, आपदा आने से पहले ही लोगों को सूचित कर दिया, सूखे स्थानों पर और ऊंचे स्थानों पर लोगों को लेके गए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कुछ और अदर चीज़ें हो सकती, ठीक है। उसी कड़ी में ये देखेंगे कि 2016 में किसी भी तरीके के आपदा से निपटने के लिए एक तरीके का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लेके आई सरकार, और उसके अंदर क्या उद्देश्य थे, ये पूरी तरीके से एक तरीके गाइड के तरीके से काम करता है कि क्या क्या करना चाहिए किसी भी डिजास्टर में। तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का जब भी सवाल आता है तो एक आपके सामने नाम आता है सेंडाई फ्रेमवर्क का। सेंडाई फ्रेमवर्क बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, और यूनाइटेड नेशन की उस बॉडी ने यूनाइटेड नेशन बॉडी ऑफ रिडक्शन ऑफ डिजास्टर इम्पैक्ट इस तरीके से है, यूनाइटेड नेशन DDR ऐसा कुछ है, मैं कंफर्म करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। बेसिकली उस बॉडी की, जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, वो बार बार उनकी मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में वो लोग क्या करते हैं, कुछ एक तरीके के समझौते करते हैं। तो जब वो समझौते करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए आपने पढ़ा है क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा है, पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा है, ये सब पढ़ा है ना। उसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे आपका क्लाइमेट चेंज में क्योटो प्रोटोकॉल बाप है, उस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में आज की डेट में सेंडाई फ्रेमवर्क का नाम करते हैं। तो सेंडाई में यह पूरा फ्रेमवर्क को रचा गया, इसलिए इसका नाम सेंडाई फ्रेमवर्क रखा गया है। सेंडाई जरा बताइए कहाँ की कंट्री, मतलब कंट्री नहीं सॉरी, सेंडाई कहाँ पे लोकेटेड है, किस देश में है, ये बताइए ज़रा। तो सेंडाई फ्रेमवर्क बेसिकली आपको बताता है कि डिजास्टर के समय किस तरीके से आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो, कैसे लोगों की जान कम जाए, नुकसान कम हो। इसलिए उन लोगों ने कई सारे प्रोविजंस बनाए, कुछ उद्देश्य रखे हैं दुनिया के सामने। उसी को ध्यान में रख के इंडिया ने क्या बना लिया, अपना 2016 का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। अब जाहिर सी बात है कि अगर सेंडाई फ्रेमवर्क इंडिया कहीं साइन वन करके आई है, तो उसको क्रियान्वयन करने के लिए भारत में भी कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसी के तहत जैसे वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह चल रहा है, तो क्योटो प्रोटोकॉल था, तो इंडिया में क्या लगा दिया, नेशनल सोलर मिशन चला दिया, या नेशनल एग्रीकल्चर मिशन चला दिया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये सब क्या है, आपके जो क्योटो प्रोटोकॉल में वादा वगैरह करके आया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तरीका है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने बना दिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016। इसका उद्देश्य क्या है, टू मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ एंड एसेट्स, ठीक, संपत्ति, जीवन और इनके नुकसान को खत्म करना है, कम करना है। इसके 4 थीम हैं, 4 इसके उद्देश्य, मेजर 4 उद्देश्य, ये बहुत याद होना चाहिए। क्वेश्चन मान लीजिए आ गया यही वाला, तो बस आपको ऐसा लिखना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016, फिर ऐसा बनाओ और इसके 4 स्तंभों को ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर दो, फिर इसको बॉक्स में कर दीजिए, आपका एक डायग्राम तैयार हो गया मीन्स का, ठीक है। तो 4 उद्देश्य क्या है, पहला है अंडरस्टैंड योर डिजास्टर रिस्क, कि किसी भी तरीके की आपदा से क्या क्या जोखिम है उसको आपको समझना है। दूसरा, आपदा जोखिम शासन में सुधार, आपदा जोखिम को यानी कि डिजास्टर की जो गवर्नेंस है, कोई भी डिजास्टर आएगा तो कौन सी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, किसको रिस्पॉन्स करना है, कैसे कैसे फोर्स जाएगी, या वहाँ की स्टेट की फोर्स जाएगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, यानी कि ये सब क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा उस पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट को, ये होता है रिस्क का गवर्नेंस, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। तो पहला क्या कि अपने रिस्क को समझो कि किस किस घटनाओं से आपको क्या क्या असर पड़ सकता है, उसको समझो, फिर उसकी गवर्नेंस में सुधार करो। तीसरा इसने क्या बोला, अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह पे काम करो, अर्ली वार्निंग सिस्टम पे बात करो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर के मामले में जो आपदा है उसके बारे में, उसकी तैयारी में और ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, प्रारंभिक चेतावनी में निवेश करने की ज़रूरत है। चौथा है क्या, बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर क्या मतलब, नाम से समझ में आ रहा होगा, बिल्ड बैक बेटर। बैक बेटर मतलब जो आपदा आ गई उसके बाद जब आप बिल्ड कर रहे हो अपने आप को, तो फिर से और स्ट्रांग बिल्ड करो। बिल्ड बैक जब आप करोगे तो बेटर बनाओ अपने आप को। मतलब इस बार अगर इस आपदा से, किसी भूकंप से, किसी सुनामी से इतने लोगों की जान गई, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगली बार आपका प्लान ऐसा कुछ होना चाहिए, अगली बार जब वो कोई सुनामी आई तो मैं अपने लॉसेस को और कम करूँ,
मतलब अगली बार जब मैं वो बिल्डिंग्स को बनाऊंगा तो ऐसी बनाऊंगा कि उसके ऊपर उस आपदा का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कम से कम पड़े। तो ये 4 स्तंभ हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के। और इसके अलावा क्या है, इसमें रोल्स को डिमार्केट कर दिया गया, हमने पढ़ा ना यहाँ पर। दूसरा पॉइंट कि डिजास्टर का जो गवर्नेंस है उसको सुधारना है हमको। तो उसके तहत इसने क्या किया, इसने हर मिनिस्ट्री को रोल सौंप दिया है कि मान लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्री को कार्य सौंपे गए हैं। तो इससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। दूसरा, रोल डिमार्केशन किया गया, किस संस्था को क्या कार्य करना है ये सीधे सीधे बताया गया है। पंचायत से लेकर के शहरी निकायों तक क्या कार्य करना है, उसके स्तर पे कौन सा कार्य होना चाहिए किसी भी डिजास्टर के टाइम पे या डिजास्टर से पहले, यह इस रोल ने पहले ही सबको अपना अपना कार्य निर्धारित कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के ये लोकल गवर्नमेंट तक प्लान्स में इंटीग्रेशन होना चाहिए। मतलब सबके रोल चूंकि निर्धारित हैं, सबके कार्य अपने निर्धारित हैं, लेकिन अगर आपका आपस में समन्वय नहीं होगा तो क्या एक उद्देश्य की तरफ आप बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए समन्वय की जरूरत है और ये समन्वय करता है। ठीक है। तीसरा क्या, प्रिपेयर कम्युनिटीज टू कोप विद डिजास्टर्स। कोई भी तरीके का अगर जब आपदा आती है तो आपको पता है कि एक मैं डेटा पढ़ रहा था जिसमें कह रहा था कि 80% जो राहत बचाव का कार्य होता है वो कौन करता है, वो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज शुरू कर देती हैं। जैसे मान लीजिए अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा था जो ग्लेशियर क्या नाम है फटा था और फिर तपोवन प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहाँ पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पहुँचे या एनडीआरएफ पहुँचे। इससे पहले सबसे पहले कौन राहत बचाव कार्य करते हैं, वहाँ के लोकल लोग करते हैं, और ये करीब 80% कार्य लगभग वो लोग शुरू कर देते हैं पहले ही। तो इस केस में ज़रूरी है कि ऐसी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के जो डिजास्टर्स आ सकते हैं उनको उनकी जानकारी हो, उससे कैसे लड़ना है इसकी जानकारी हो। तो यह कार्य भी किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्लान के अंदर। ठीक है। एनडीएमपी emphasizes ऑन ग्रेटर नीड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, मतलब लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की जरूरत है। ठीक है, ये बात कर रहा है। फिर एक और बहुत खास बात है यहाँ पे कि हर एक डिजास्टर में एक ऑफिसर बताया गया है कि मीडिया को सारी इन्फॉर्मेशन यही देंगे। आप मेरी बात समझिए क्यों ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी भी तरीके की गैस लीक हो गई है, जैसे आंध्र प्रदेश में आपने सुना होगा लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन के बाद खुल रही थी सारी चीज़ें, तो कितनी बार वो गैस लीक वगैरह वाला वाइजैग का आपको पता होगा। ठीक है, ज़रा बताइएगा वाइजैग में, विशाखापट्टनम वाइजैग में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था? अभी हाल ही में पिछले साल जो वाइजैग में गैस लीक हुई है वो कौन सी गैस लीक हुई थी? ठीक है, हाँ, तो एक ऑफिसर को बेसिकली नामांकित किया जाएगा जो ऑफिसर मीडिया को खबरें देगा ताकि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले। किसी डिजास्टर में अगर अफवाह फैल जाती है तो वो और बुरा स्थिति ले सकती है। इसलिए सरकार की तरफ से क्या ग्राउंड पे सिचुएशन है, कितना राहत कार्य होगा, कितने लोग को बचाया गया, या ये जो आपदा है वो कितनी खतरनाक है, इन सब के लिए एक ऑफिसर रहेगा, वही मीडिया को खबरें देगा। तो ये कह सकते हैं आपके फेक न्यूज़ और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। तुमने पढ़ा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और उसके 4 स्तंभों के बेसिस पे आप इन पॉइंट्स को बांट सकते हो। ठीक है, और फिर सेंडाई फ्रेमवर्क पे एक सवाल बना करके मैं आपको बता दूंगा सेंडाई क्या है, और उसके बारे में डिटेल में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए घबराइए मत। जो भी जितने भी तरीके के डिजास्टर हैं इंडिया में उन सब के बारे में एक वीडियो बना दे, एक मतलब क्वेश्चन की रह जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम फ्लड पे कर लेंगे तो उसमें फ्लड पे कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पे कर लेंगे तो उसमें कैसे करेंगे कि उसमें पहला तो फ्लड, भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा फ्लड प्रोन है, मतलब कितने प्रतिशत हिस्से में बाढ़ आती रहती है हमेशा, कौन कौन सी नदियां हैं, क्या नुकसान है, क्या कारण है, सरकार क्या क्या कर रही है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या गाइडलाइंस है। इतना अगर करा दिए और क्या स्कीम्स चल रही, इतना करा दिए तो कोई भी क्वेश्चन अब अगर आएगा तो आप कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से आपको बारी बारी करके हर एक क्वेश्चन करवा दूंगा, इसकी निश्चिंत रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर। भारत का राष्ट्रपति कभी तानाशाह नहीं बन सकता। हमने डिस्कस किया कि ऐसे सवाल को लिखने के लिए आपको तुरंत ये सोचना है कि ऐसे क्या क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं जिनकी वजह से यह सवाल पूछा गया है कि क्या ऐसी कोई गुंजाइश है जहाँ पर वो तानाशाह के रूप में कार्य कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको तुरंत ये सोचना है कि अगर ऐसा कुछ है तो संविधान ने क्या क्या प्रावधान किए हैं
जो ये बताता है कि वह जो पावर है प्रेसिडेंट को दी गई वो तानाशाह के रूप में यूज़ नहीं कर सकता। तीसरा आपको ये सोचना है कि कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई जजमेंट दिया है या फिर कोई तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन हुआ है जो राष्ट्रपति के पावर को और क्या करता है, सीमित करता है। ये सोचने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ। फैक्ट और इन्फॉर्मेशन सबको पता है भाई, जो प्रीलिम्स लिख के गए हैं वहाँ पे मेंस लिख रहे हैं वो इतना लिख देते हैं। आप सोच लोगे तो आप आंसर लिख लोगे, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहाँ से निकलती है बात कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 ये बोलता है। अब यहाँ से क्या पढ़ के लग रहा है कि भाई असली पावर तो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। क्यों? क्योंकि संघ की सारी शक्ति किसके नाम पे होगी, किसके अंदर निहित होंगी। ऑल द पावर शैल बी वेस्टेड, ऑल द पावर विल रेस्ट, किसके पास होगी वो शक्तियाँ, प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 53 सेइंग सो, ठीक है। हालांकि हाउएवर फिर आर्टिकल 74 आ जाता है, और आर्टिकल 74 क्या कहता है, प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य करेगा। और यह बताता है क्या कि आर्टिकल 53 जो था वो आपको क्या बताता है कि एक तरीके से आप नाम के लिए जो है सारी शक्तियाँ आपके अंदर निहित हैं, लेकिन असली पावर कहाँ है, आर्टिकल 74 बताता है। और इसलिए बताता है कि प्राइम मिनिस्टर असली बंदा हो गया, ठीक। तो ये आपने एग्जामिनर को तुरंत बता दिया कि हाँ आपको ये पता है कि क्यों भैया 53 था और इसलिए 74 डाल दिया गया। 74 ये बताता है कि सही बात क्या है, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर विद द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास आज भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। आपको ये लिखना पड़ेगा ना कि आखिर क्यों सोच भी रहा है आदमी, जो सवाल पूछ रहा है वो क्यों सोच रहा है कि वो डिक्टेटर बन भी सकता है, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्या ऐसी पावर्स हैं, जैसे वीटो। वीटो में दो तरीके की आपको पता है, सस्पेंसिव वीटो जो अनिश्चित काल के लिए, और एक है पॉकेट वीटो और एक है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। तो पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि उसने अपनी पॉकेट में रख लिया कोई सामान और फिर वो भूल गया, ऐसा ही कुछ होता है ना पॉकेट वीटो में। पॉकेट वीटो में अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी बिल जो है अपने पास रख लिया तो वो उस चीज़ के ऊपर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जब कोई निर्णय नहीं ले रहा है तो कुछ समय बाद वो बिल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये क्या होगा, पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि भाई वो फिर से वापस भेज देता है उस बिल को कि नहीं नहीं हमको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, फिर से इसको देखो। सस्पेंसिव वीटो में क्या है कि वो भेजेंगे पार्लियामेंट को वापस, पार्लियामेंट अगर फिर से पारित करके भेज देगी तो अब उनको उसको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। ये सस्पेंसिव वीटो। बेसिकली वीटो का जो शक्ति है वो क्या है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, यूपीएससी में पूछ चुका है आर्टिकल 78 के ऊपर सवाल 2017 या 18 में यूपीएससी ने पूछा है, 17 में ही शायद पूछा है। द प्रेसिडेंट एंजॉयज द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएम रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन, कि क्या काम काज चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति पीएम से जानकारी लेने का अधिकार प्राप्त है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर नहीं कहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों कहेगी कि पीएम से आप जाके सवाल करिए, यानी कि ये इनका विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, ठीक है। दो हो गई। तीसरी, कन्वेंशन दैट द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू वार्न और एनकरेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर। आपने देखा होगा बड़ी कई तरीके की स्पीचेज ये लोग देते रहते हैं और स्पीचेस के थ्रू ये हिंट करते रहते हैं मंत्री परिषद को, एक तरीके से चेतावनी कह लो आप, या एक तरीके से क्या प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में कार्य करना है। तो ये एक हो गया। उसके बाद कुछ जो विशेष पावर और है कि मान लीजिए व्हेन नो पार्टी और कोलिशन एंजॉय मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस, अगर कोई भी पार्टी या गठबंधन जो है जो निचले सदन यानी कि लोकसभा में उसको बहुमत नहीं प्राप्त है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक की शक्तियों को मतलब अपने डिस्क्रिशन को यूज़ करके किसी भी पार्टी को या किसी भी कोलिशन को, जैसे अगर जो मान लीजिए ऐसी हंग असेंबली बन गई जिसमें किसी को मेजॉरिटी नहीं प्राप्त है, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि इनके पास 300 बंदे हैं, इनके पास 200, इस तरीके के एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास ज़्यादा हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंट को इनको बुलाना है क्या करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में विवेकी शक्तियों का ये होता है, प्रेसिडेंट का ये है कि वो किसी को भी बोल सकता है, किसी भी गठन कर सकता है कि अरे आप आइए एक बार और ट्राई करिए फ्लोर पे, और वोट वगैरह मतलब वोटिंग वगैरह होगी और एक तरीके से कॉन्फिडेंस सीख करने की कोशिश करिए और लोकसभा में अपना जो है पावर प्रूव करिए और फिर पार्टी को गवर्नमेंट के रूप में फॉर्म करिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप जब आप पढ़ रहे हैं कि कोई भी कोलिशन या कोई भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होती है,
तो ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन हो जाता है कि वो किस पार्टी को या किस गठबंधन को बुलाएगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। फिर द प्रेसिडेंट हैज राइट टू डिसाइड इफ ही शुड डिसॉल्व लोकसभा और नॉट व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेस द मेजॉरिटी इन लोकसभा, कि राष्ट्रपति यह तय करता है कि अगर लोकसभा भंग करनी है कि नहीं। अगर लोकसभा ने बहुमत खो दिया, लोकसभा में जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अगर क्या नाम है उसने बहुमत खो दिया, तो ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो कब और किस तरीके से इसको भंग करेगा, ठीक है। दस कॉन्स्टिट्यूशन डू प्रोवाइड डिस्क्रिशनरी पावर टू प्रेसिडेंट, इसलिए कह सकते हैं कि हाँ विवेकाधीन शक्तियाँ तो हैं, लेकिन यह तानाशाह नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे चेक्स और बैलेंसेज हैं, बहुत सारे इनके ऊपर क्या किए गए हैं, नियंत्रण प्रणाली रखी गई है। पहला क्या? पहला आपको पता है कि इंडिया में जो पॉलिटी का नेचर है, जो राजनीति की प्रकृति है, वह संसदीय है, न कि राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। पार्लियामेंट्री पावर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो रिपब्लिक का हेड होता है, उसके पास उतनी शक्तियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सारा पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। तो पहली बात तो यही कि प्रणाली जो है हमारी कंट्री की, वही बता देती है कि प्रेसिडेंट क्या है, वो डिक्टेटर नहीं बन सकता। दूसरा आर्टिकल 74 अभी हमने पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही ये कौन काम करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। इमरजेंसी लगानी है, कोई बिल को एसेंट देना है, पार्डन तक, जो क्षमा दान करने की शक्तियाँ हैं, ये आपातकाल हो गया, कोई बिल को असिस्टेंट नहीं, बिल को अनुमति देना, असेंट होगा यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सुझाव पर ही प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 24वां संशोधन अधिनियम जो था, उसने मैंडेटरी कर दिया प्रेसिडेंट को टू गिव असेंट टू अमेंडमेंट। देखिए, इस संशोधन से पहले ये प्रीलिम्स में सवाल पूछ चुका है और फिर से पूछ सकता है कि 24वां संशोधन जो है, इसने क्या किया कि इससे पहले अमेंडमेंट अगर कोई हो रहा है तो उसमें भी प्रेसिडेंट वीटो वगैरह लगा सकता था अपना, इससे पहले। अभी क्या है, अब अगर कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट पास करके आपके पास भेज रहा है तो उसको अनुमति देना, उसको पास करना आपके लिए बाध्यकारी है, ये कर दिया। तो उनकी जो शक्तियों पे और कंट्रोल कर दिया, ठीक है। फिर कहता है देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर प्रेसिडेंट रूल एट द सेंटर। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर संविधान बनाने वाले ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूल करे, तो वो प्रेसिडेंट रूल टाइप्स को सिस्टम सेंटर में भी देते हैं। आज की डेट में प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगता है? राज्यों में लगता है। इमरजेंसी सेंटर पे नहीं लगेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो इमरजेंसी में भी कंट्रोल लेके चल रही है पूरा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो गवर्नमेंट ही है। प्रेसिडेंट कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट पूरा पावर अपने पास ले ले, ये कोई सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रोवाइड की है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई पावर प्रेसिडेंट होल्ड करे, इसलिए प्रेसिडेंट रूल टाइप कोई सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट को ले तो दी गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं दी गई। ऑल्सो द अथॉरिटी टू इम्पीच प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन टू पार्लियामेंट। और तो और तानाशाह बनोगे कैसे आप? आपको हटाने तक की शक्ति तो हमने किसको दे दी है? पार्लियामेंट को दे दी है, ठीक है। तो अब तानाशाह तो नहीं बन सकते। आपको हटाने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू आपको हटा सकता है। दूसरा क्या है? दस वी कैन से द पावर ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन बैलेंस्ड बाय चेक्स एंड बैलेंसेज विच इंश्योर इंटेंडेड यूज ऑफ अथॉरिटी बाय प्रेसिडेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कई सारे जांच और संतुलन व्यवस्थाएं हैं, नियंत्रण प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रपति उसी तरीके से अपनी शक्तियों का उपयोग करे जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन उसे चाहता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी आप अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।